FYBA सेकंड सेमिस्टर का टॉपिक वाक्य शुद्धिकरण। आज हमें FYBA के पाठ्यक्रम में सेकंड सेमिस्टर के लिए वाक्य शुद्धिकरण नाम का 6 अंकों का एक छोटा सा टॉपिक रखा गया है। जब व्याकरण शब्द हमारे कानों पर आता है तो थोड़ा बहुत डर हमारे मन में पैदा होता है, परंतु व्याकरण से डरकर हम कहीं भाग नहीं सकते और व्याकरण से डरना भी नहीं। क्या होता है, हम दूर से देखते हैं व्याकरण की ओर, हम दूर से देखते हैं, नजदीक से नहीं। और जिस समय हम मराठी भाषा का व्याकरण हो, हिंदी भाषा का व्याकरण हो या अंग्रेजी भाषा का व्याकरण हो, हम उसके नजदीक नहीं चले जाते, उसी को हम समझ नहीं लेते, तब तक हम उससे डरते ही रहेंगे। परंतु मित्रों, जिस समय हम किसी भी भाषा के व्याकरण में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो उसकी गहराई जो है, उस गहराई का पता हमें चल जाता है। इसलिए कभी भी व्याकरण से डरना नहीं है। आज हमें जिस व्याकरण के टॉपिक का अध्ययन करना है, उस टॉपिक का शीर्षक है वाक्य शुद्धिकरण। हमारी परीक्षा में 8 वाक्य अशुद्ध दिए जाएंगे और उन 8 वाक्यों में से 6 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा। एक वाक्य हमने शुद्ध कर लिया, उसके लिए 1 अंक हमें प्राप्त होने वाला है। तो मित्रों, ये जो वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक है, परीक्षा में जो 8 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, ये 8 वाक्य 4 कारणों से अशुद्ध हो सकते हैं। एक पहला कारण है संज्ञा, दूसरा कारण है सर्वनाम, तीसरा कारण है विशेषण और चौथा कारण है क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के संबंध में अशुद्ध वाक्य परीक्षा में होंगे और हमें शुद्ध करके उसी को फिर से लिखना होगा। तो चलो बच्चों, आज हमें केवल संज्ञा से संबंधित जो वाक्य अशुद्ध है या अशुद्धिकरण होता है, उसी पर हमारा लक्ष्य केंद्रित करना है। यानी संज्ञा से संबंधित जो अशुद्ध वाक्य होते हैं, उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य हमें देखने हैं। परंतु संज्ञा से संबंधित जो अशुद्ध वाक्य होते हैं या हमें जो देखने हैं, उनसे पहले या उसके पहले ये संज्ञा क्या होती है, उसी को हमें समझना आवश्यक है। मित्रों, बहुत साधारण सी बात है, संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और मराठी में उसे नाम कहते हैं। मराठी भाषा में संज्ञा की जो परिभाषा है या संज्ञा की जो व्याख्या है, वह इस प्रकार होगी: ठेवलेल्या नावाला नाम असं म्हणतात। परंतु हिंदी में संज्ञा की परिभाषा किस तरह की हो सकती है? बहुत आसान है बच्चों। किसी भी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान, भाव या अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं संज्ञा की परिभाषा यानी व्याख्या बताना चाहता हूं। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी भाव या किसी भी अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। राम पढ़ रहा है। वाक्य क्या है? राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में राम शब्द जो है वह संज्ञा है, क्योंकि वह व्यक्ति है। हमारी परिभाषा क्या कहती है? किसी भी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इस वाक्य में राम पढ़ रहा है, इस वाक्य में राम शब्द संज्ञा है। मैं दूसरा उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वह पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है वह वस्तु है, और संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है? किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मैं तीसरा उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मुंबई बड़ा शहर है। इस वाक्य में मुंबई संज्ञा है। मुंबई एक स्थान है, जैसे कि दिल्ली, नासिक, कलकत्ता, चेन्नई, दुबई, ये स्थान है। हमारी संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है? किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इस वाक्य में मुंबई बड़ा शहर है, इस वाक्य में मुंबई यह संज्ञा है। मैं और एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। बुढ़ापा दुखदाई होता है। इस वाक्य में बुढ़ापा यह संज्ञा है, क्योंकि बुढ़ापा एक अवस्था होती है। जैसे कि बालपन एक अवस्था है, तारुण्य युवा अवस्था यह भी एक अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था और बुढ़ापा यह अवस्था है। यानी अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी इस तरह प्रस्तुत वाक्यों में राम, पुस्तक, मुंबई, बुढ़ापा यह संज्ञा है। मित्रों, कुछ उदाहरण हमें अशुद्ध वाक्य, संज्ञा से संबंधित कुछ अशुद्ध वाक्य होते हैं, उसी को हमें शुद्ध करना है। उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों के सामने कुछ वाक्य रखना चाहता हूं। परीक्षा में वही वाक्य या मैं जो वाक्य आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वही वाक्य परीक्षा में आ जाएंगे ऐसी बात नहीं है, परंतु इस तरह के वाक्य आ सकते हैं या इस तरह के वाक्य आएंगे, जरूर आएंगे। तो चलो, संज्ञा से संबंधित पहला अशुद्ध वाक्य है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। पहला वाक्य है, बगीचे में एक व्यक्ति बैठी है। फिर से सुनो, बगीचे में एक व्यक्ति बैठी है। इस वाक्य में व्यक्ति शब्द संज्ञा है, परंतु यह वाक्य अशुद्ध है। फिर हमें यह भी सोचना होगा कि यह वाक्य अशुद्ध क्यों है, यह वाक्य शुद्ध कैसा होगा, इस वाक्य में क्या गलत है, क्या असत्य है, क्या अशुद्ध है। मित्रों, इस वाक्य में अशुद्ध क्या है? बगीचे में एक व्यक्ति बैठी है। व्यक्ति शब्द क्या है? व्यक्ति शब्द ये पुरुषवाचक शब्द है, और उसकी जो क्रिया आई है वह बैठी आई है। बैठी ये जो क्रिया है वह स्त्रीलिंगी है। संज्ञा पुल्लिंगी, क्रिया स्त्रीलिंगी, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है, गलत है। वाक्य शुद्धिकरण का नियम क्या होता है? वाक्य में जब संज्ञा
पुरुषवाचक हो, पुल्लिंगी हो तो उसकी क्रिया पुल्लिंगी होनी चाहिए। वाक्य में संज्ञा स्त्रीलिंगी हो तो उसकी क्रिया स्त्रीलिंगी होनी चाहिए। तो इस वाक्य में व्यक्ति शब्द पुरुषवाचक है, बैठी शब्द स्त्रीवाचक है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। फिर यह वाक्य शुद्ध कैसा लिखा जाएगा या शुद्ध कैसा होगा? शुद्ध इस तरह का होगा, बगीचे में एक व्यक्ति बैठा है। बगीचे में एक व्यक्ति बैठा है। दूसरा वाक्य, कल शाम ने राम को तार भेजी थी। कल शाम ने राम को तार भेजी थी। मित्रों, इस वाक्य में तार शब्द संज्ञा है, परंतु यह वाक्य अशुद्ध क्यों है? तार शब्द यह पुरुषवाचक है और उसकी क्रिया जो शब्द दिया गया है भेजी थी, यह स्त्रीलिंगी है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। यह वाक्य शुद्ध तब होगा, कैसा होगा? तो कल शाम ने राम को तार भेजा था। फिर से बता देता हूं, कल शाम ने राम को तार भेजा था। अगला वाक्य है, श्री कृष्ण ने दही खाई। फिर से सुनो, श्री कृष्ण ने दही खाई। इस वाक्य में दही शब्द संज्ञा है और खाई शब्द क्रिया है। दही शब्द पुरुषवाचक है और खाई शब्द स्त्रीवाचक है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। ये साधारण सी बात है। इसलिए यह वाक्य शुद्ध किस तरह का हो सकता है? श्री कृष्ण ने दही खाया, यह वाक्य शुद्ध हो सकता है। अगला वाक्य है, उस गांव की महिमा बड़ा है। उस गांव का महिमा बड़ा है। महिमा यानी महत्व। इस वाक्य में महिमा शब्द जो है वह संज्ञा है और बड़ा यह विशेषण है, परंतु यह विशेषण गलत है, यह विशेषण अशुद्ध है। इसलिए यह वाक्य शुद्ध इस तरह का हो सकता है कि उस गांव की महिमा बड़ी है। अगला वाक्य है, सोना सबसे महंगा धातु है। सोना सबसे महंगा धातु है। इस वाक्य में सोना यह संज्ञा है, परंतु उसके जो विशेषण दिया गया है महंगा, महंगी, ये विशेषण जो है महंगा, वह विशेषण अशुद्ध है। तो यह वाक्य शुद्ध किस तरह का होगा? सोना सबसे महंगी धातु है। इसका कारण यह है कि सोना स्त्रीलिंगी है, उसका विशेषण भी स्त्रीलिंगी होना चाहिए, इसलिए यह वाक्य होगा सोना सबसे महंगी धातु है। अगला वाक्य है, विनय और प्रणय पढ़ रहा है। पढ़ने की क्रिया यहां है, परंतु एक साथ विनय भी पढ़ रहा है, प्रणय भी पढ़ रहा है, यानी दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा है नहीं है, एक वचनीय नहीं है, यहां बहुवचनीय क्रिया है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। तो यह वाक्य शुद्ध इस तरह का होगा, विनय और प्रणय पढ़ रहे हैं, यह वाक्य शुद्ध हो सकता है। और आखिरी वाक्य हमें देखना है, उसकी आंख भर आई। फिर से सुनो, उसकी आंख भर आई। इस वाक्य में संज्ञा है आंख, परंतु जिस समय आंख भर आती है तो केवल एक आंख भर नहीं आती, हमारी दोनों आंखें भर आती है, इसलिए यह वाक्य इस तरह का होगा, उसकी आंखें भर आई। आंख यानी आंखें, आंख एक वचनीय, आंखें बहुवचन में प्रयुक्त होगा, इसलिए यह वाक्य शुद्ध होगा, उसकी आंखें भर आई। इस तरह से आज केवल हमने
संज्ञा से संबंधित अशुद्ध वाक्यों को देखा है। मित्रों, यह जो 9 वाक्य हमने अशुद्ध वाक्य देखे हैं, उसका शुद्धिकरण किया है, उसके नोट्स मैं तुरंत ही आप लोगों तक व्हाट्सएप के FIBA हिंदी के ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा।